हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में स्पेशली आज हम टेंस से शुरुआत करेंगे। और स्पेशली टेंस में भी शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो इस चार्ट से ही खत्म कर देंगे टेंस को, यानी शुरू भी करेंगे और ख़त्म भी यहीं पे कर देंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, अच्छा, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी फिलहाल के लिए चल रहा है समय। वैसे टेंस का मतलब तो आप सभी लोगों को पता है, टेंस मतलब होता है समय या काल, ठीक है ना। और इसका हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि ये हमें ये डिफाइन कर पाए कि कोई भी घटना जो हो रही है, मतलब स्पेशली इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि कोई भी घटना जो हो रही है उसका समय क्या है, उसका काल क्या है, उसको डिफाइन करना, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर कोई घटना हो रही है और इस समय हो रही है, तात्कालिक हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनको हम पास्ट में रखते हैं, और यहाँ पे हम यूज करते हैं था, थी, थे, यानी ऐसी घटनाओं को हम था, थी, थे से पहचान लेते हैं। यानी इनके अंत में क्या लगा होगा, था, थी, थे, तो हम तुरंत कनेक्ट कर लेंगे कि ये क्या है, पास्ट टेंस है। और फ्यूचर होगा तो फ्यूचर मतलब जो आने वाली घटनाएं हैं, यानी जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उन्हें हम फ्यूचर से संबोधित करते हैं। और अंत में क्या मिलेगा आपको, गा, गी, गे, ठीक है। अब सभी घटनाओं के अलग अलग स्टेटस है। मतलब मान लीजिए अगर इस समय कोई घटना हो रही है तो उस घटना का स्टेटस क्या है, मतलब कोई काम हो रहा है तो वो काम कितना हुआ है, इसके बारे में जानकारी देते हैं ये 4 लोग, ठीक है ना। मतलब अगर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी भी घटना के होने के 3 ही टाइप हो सकते हैं, या तो अभी हो रही हो, या बीत चुकी हो, या आगे होगी, ठीक है ना। 3 तरीके हैं। लेकिन जब भी वो हो रही है घटना, चाहे अभी हो, चाहे पीछे हो चुकी हो, या आगे होगी, उस कंडीशन में, यानी उस समय के दौरान उस घटना का कितना भाग कंप्लीट हुआ है, या कितना वर्क डन हो चुका है, या कितना वो घटना हो चुकी है, इसके बारे में ये 4 लोग बताते हैं, ठीक है ना। टेंस का काम क्या है कि कोई घटना कब और कितनी हुई है ये बताना। कब ये बता देंगे, ठीक, और कितना ये बताएंगे। ओके ओके। अब देखिए, इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट में क्या होता है कि कोई भी घटना हुई है और वो कितनी हुई है वो क्लियर नहीं होता है। भाई इंडेफिनिट का मतलब हुई है वो तो क्लियर है, भाई घटना पढ़ नहीं आ रहा है, लेकिन कितनी हुई है वो क्लियर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर नहीं है। कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस में वो जो घटना है, वो जो इवेंट है, वो जो वर्क है, वो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, है ना। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, यानी इस समय की बात करूँ, तो इस समय में वो चल रहा होगा। पास्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई बातचीत अगर मैं बता रहा हूँ, किसी घटना के बारे में बता रहा हूँ, तो वो जो घटना पास्ट में हुई थी वो उस समय हो रही होगी। हमारी बातों के द्वारा मैं ये बता रहा था कि मैं पढ़ रहा था इस समय, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब वो काम चल रहा था पास्ट में। और फ्यूचर में यानी आगे जब ये समय आएगा फिर, तो उस समय ये काम चल रहा होगा, यानी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो चल रहा है, स्टेटस ये दिखा रहा है। परफेक्ट क्या बताता है कि भाई काम कंप्लीट हो चुका है, यानी यहाँ पे कंप्लीशन की बात आ जाएगी कि भैया काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। यानी जो भी बातें हो रही हैं ये परफेक्ट, मतलब अगर मैं प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट की बात कर दूं तो इसका मतलब इस समय जो भी घटना है वो हो चुकी है। पास्ट की बात करूं यानी भूतकाल में चला जाऊं, यानी पीछे जो भी घटना हुई थी वो हो चुकी थी, ठीक है ना। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आगे जब भी वो समय आएगा उस समय वो घटना हो चुकी होगी, ठीक है। और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि रहा, रही, रहे और प्लस समय, दैट मीन्स वो काम चल रहा होगा और समय के बिहाफ पे चल रहा होगा, यानी समय के अनुसार वो घटना हो रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो काम है वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे चल रहा होगा, और परफेक्ट में कंप्लीट हो चुका होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम के समय के साथ चल रहा होगा, है ना। यानी यहाँ पे पूरी श्योरिटी है कि काम होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं होगी। मतलब बहुत सारी ऐसी घटना है इसी समय हो रही है, बहुत सारी घटना है जिनके बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते। अब घटना जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई एक्सीडेंट नहीं, पहली बात तो ये समझिएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई घटना हो रही है तो इसका मतलब हम ये पहले पता करें कि कौन सी घटना, मतलब कौन सा एक्सीडेंट हुआ, अभी रोड पे क्या दिक्कतें आ गई, ठीक है ना, पीछे 2004 में कितनी घटनाएं हुई थी, कितने एक्सीडेंट हुए थे, वो चीज़ें नहीं। घटना का अर्थ क्या है, वर्क, जो भी काम है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो भी काम है उसकी बात हो रही है कि काम कितना हुआ है, ठीक है ना, और कब हुआ है, यही बताता है टेंस, ठीक है। अब मेनली ये सब बातें आप लोगों को पहले से पता होंगी, हमें फिलहाल में ये क्या करना है, इसके बारे में फटाफट समझना है कि कब क्या होगा, ठीक है ना। मेनली सपोज कर लीजिए अगर प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट आ रहा है, चलिए अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट छोड़ दीजिए, कंटिन्यूअस पकड़िए, परफेक्ट पकड़िए और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान लीजिए कोई भी घटना है ना, और वो कब हुई है ये अगर हमको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो हिंदी का पकड़ेंगे वर्ड, ठीक है ना। हिंदी में एक सेंटेंस लिखा होगा, वाक्य लिखा होगा, उस वाक्य के आखिरी में जाएंगे और आखिरी से चीज़ों को पकड़ेंगे। मतलब पहले पहचानना कैसे है,
मान लीजिए अगर कोई भी वाक्य मैंने लिखा, उस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो इसका मतलब कौन सी घटना, वो घटना किससे बिलोंग कर रही है, प्रेजेंट से। अब प्रेजेंट में है तो भाई कितनी हुई है ये पता करने के लिए मैं इधर आऊंगा, तो इधर कैसे पता चलेगा, तो है के पहले अगर रहा रही रहे लगा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस है। के पहले अगर चुका चुकी चुके लगा है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर है के पहले रहा रही रहे है और साथ साथ उस पूरे वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं समय आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, पहचानने का एक सिंपल तरीका है ये कि है लगा हो उसके पहले रहा हो गया तो कंटिन्यूअस। किसका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। है लगा है पीछे चुका चुकी चुके तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और है लगा उसके पहले रहा रही रहे आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई वाक्य लिखा है जिसके अंत में था थी थे है तो इसका मतलब वो क्या होगा, पास्ट होगा। और था थी थे के पहले क्या आ गया, रहा रही रहे आ गया तो इसका मतलब वो क्या है सर, वो पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर चुका चुकी चुके आ गया तो भी वो क्या हो जाएगा, तब था लगा है लास्ट में तो पास्ट, और चुका चुकी चुके लग गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ अगर मान लीजिए लास्ट में था थी थे लगा है उसके पहले रहा रही रहे आ रहा है और साथ में समय भी आ रहा है तो इसका मतलब वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम कहानी गागी ये वाले में हो जाएगी, यानी फ्यूचर वाले में हो जाएगी कि अंत वाक्य के अंत में क्या लगा होगा, गागी ये, तो वहां से तुरंत पकड़ लेंगे फ्यूचर है। और गागी ये के पहले क्या आ गया, रहा रही रहे तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर गागी ये के पहले चुका चुकी चुके आ गया तो इसका मतलब वो क्या है सर, फ्यूचर परफेक्ट है। और गागी ये के पहले रहा रही रहे आ गया और साथ में समय भी दे दिया गया तो इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। अगर मान लो ध्यान से देखो तो ये तीन तो आप ऐसे ही पहचान लोगे। अगर ये तीनों नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात हो क्या होगा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के लिए हम कोई स्पेशल पहचान नहीं देते हैं, है ना, मतलब इसके लिए हम कोई ऐसा नहीं लिख सकते कि इसकी यही पहचान होगी, है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए, अगर वो कंटिन्यूअस है, अगर वो कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा हमेशा रहा रही रहे देखने के लिए मिलेगा। अगर परफेक्ट है तो चुका चुकी चुके देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो लास्ट में रहा रही रहे आएगा और बीच में समय आएगा, ये फिक्स है सब में। इसके साथ साथ ये भी समझ लो कि इसके वर्ब के अंदर भी चेंजेस नहीं होते, वर्ब भी सब में फिक्स है। देखो कंटिन्यूअस किसी का भी हो, कंटिन्यूअस किसी का भी हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो तीनों में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किसी का भी कंटिन्यूअस हो, है ना, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट का कंटिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। और परफेक्ट अगर है तो देखो परफेक्ट में भी सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म हमेशा लगानी है, थर्ड फॉर्म। यही इंपॉर्टेंट है, देखो यही पूरी जान है टेंस की, समझ में आ रहा है ना। ये समझ में आ गया तो उसके बाद फिर कुछ टेंस के अंदर कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बस छोटे मोटे रूल्स होंगे, उनको आप समझ लोगे, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इस पर ज़्यादा काम करेंगे। फिर ऐसे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ओके। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे कि किसी का भी परफेक्ट का कंटिन्यूअस आ जाए उसमें सिंस और फॉर हमको यूज करना पड़ता है, तो ये स्पेशल चीज़ है ना। सिंस कहाँ यूज करते हैं, फॉर कहाँ यूज करते हैं, वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या तीनों के तीनों आपके माइंड में बस गया कि नहीं बस गए, है ना, माइंड में आ गया। माइंड में आ गया तो उसके बाद आपको कहीं से भी, मतलब इन तीनों में से कहीं से भी देगा, आप क्वेश्चन बना दोगे, है ना। चलो फटाफट देख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं उसे बुला रहा था, फटाक से पहचानेंगे। लास्ट में था आया तो इसका मतलब क्या है, पास्ट है, और उसके जस्ट पहले कहा गया रहा तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस। एक सेकंड के अंदर पहचान लिया आपने, है ना, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो फटाक से हमको ये पता कर लेना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो सर दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, है ना, यानी यही लगाएंगे, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा याद रखेंगे, किसी का भी कंटिन्यूअस हो। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं उसे घुमाऊंगा, नहीं, मैं उसे ये पिक्चर दिखा चुका हूं, ठीक है ना। लास्ट में क्या आ गया, हाँ आ गया, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट है। अब इसके पहले क्या आ गया, चुका, तो इसका मतलब क्या है, ये सर चुका चुकी चुकी हमेशा किस में आता है, परफेक्ट में, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा ना, तो वो आप तुरंत देखोगे, तुरंत पहचानोगे और तुरंत बता दोगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें लगानी है। क्लियर है, हाँ या ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट में देखना है कि क्या लगा है, ह लगा है, था थी थे लगा है, कि गागी गे लगा है, तो वहां से आप पकड़ लोगे कि पास्ट का है, कि प्रेजेंट का है, कि फ्यूचर का है। और उसके जस्ट पहले जाके चेक करोगे कि रहा लगा है कि चुका लगा है। अगर रहा लगा है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, और अगर चुका लग गया तो
परफेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा रहा लगा है, बीच में समय दे दिया, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसका भी देख लो भाई, हमेशा रहा लगेगा तो तुरंत कंटिन्यूअस थोड़ी ना बोल देंगे, ठीक है ना। वह 2 बजे से खेल रहा था, ठीक है ना, वह 2 बजे से खेल रहा था। अब बताओ फटाक से क्या होगा, यहाँ पे था लगा है तो पास्ट है, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस, लेकिन 2 बजे भी आ गया सर, समय भी दे दिया, तो समय के साथ रहा आया है, समय के साथ रहा आया, तो इसका मतलब परफेक्ट वाला भी हो गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी और परफेक्ट भी। यानी ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। क्लियर है ना, ये चीज याद रखो, क्योंकि देखो यही चीज आपको एमसीक्यू में दे देगा, ठीक है ना। इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे देगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, है ना, बहुत सारा ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि ये बताओ कि यहाँ पे क्या फिल करना है। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब आप पेपर दोगे ना, तो मेनली टेंस से आपको यही नहीं क्या बोलते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन करने के लिए थोड़ी नहीं देगा। टेंस से ये पूछा जाता है, समझ आ रहा ना। इस पे जिसका कमांड होता है उसका काम बनता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे क्या कर दिया, ब्रैकेट डाल दिया, और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या किया इसने, मैंगो डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंगो, सिंपल देखना। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया कि यहाँ पे क्या क्या फिल करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एट होगा, यहाँ पे ईट होगा, यहाँ पे ईटेन होगा, ठीक है ना, ईटेन होगा, या ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। अब बताओ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, जानते हैं क्या आंसर होगा, डी वाला, ए एंड बी बोथ। क्लियर है ना, ए एंड बी बोथ। नहीं सर गलत है, ए एंड बी बोथ होगा ही नहीं, एक्चुअल में ए होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अब कैसे समझना पड़ेगा ना, यही तो मेन है, इसी ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे एक्चुअल में ईट भी आ सकता था, मैंने बस फटाक से देखा और बता दिया। एक्चुअल में जिन लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी होगी, उन्होंने तुरंत क्लिक कर दिया होगा, है ना। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे एस नहीं लगा था, है ना, कि सिंगुलर होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे इट्स का ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ इट था, तो इसका मतलब नहीं होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे ऐड कर सकता था मैं, इट, ठीक है ना। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दोनों में नहीं होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने अभी इसको छोड़ा हुआ है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्लियर है ना, ये तीनों के तीनों क्लियर है। जब ये तीनों के तीनों क्लियर है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप ये सब के सब आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है ना कि इनका हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद हो जाना चाहिए। देखो कंटिन्यूअस का वर्ब तो पकड़ने में आ गया, दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस है, जहां भी कंटिन्यूअस मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये याद हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसका वाज वेयर, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो शैल बी विल बी। अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आता है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, ठीक है ना। तो देखो इज किसके साथ लगेगा, इज सिंपल थर्ड पर्सन में जितने आते हैं, थर्ड पर्सन में केवल प्लूरल वाले को हटा दो। अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो प्लूरल कौन है उसमें, दे वाला क्या है, प्लूरल है, तो दे हटा दो, तो ही सी इट, ही सी इट। इसके अलावा दिस दैट, इन सब के साथ क्या लगाओगे, इज, या किसी लड़के का नाम आ गया, ठीक है ना, या किसी लड़की का नाम आ गया, तो उस केस में आप क्या लगाओगे, उस केस में आप इज लगाओगे। एम केवल और केवल आई के साथ लगेगा, आर बाकी जितने भी प्लूरल है इस दुनिया के अंदर उन सब के साथ लग जाएगा, जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ठीक है ना, इन सब के साथ क्या लग जाएगा, आर लगेगा, है ना। तो आर यहाँ पे लगाओगे। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस क्या करना है, जो इज एम और इज और एम के साथ लग रहा था, मतलब इज और एम जिन जिन लोगों के साथ लग रहा था उन लोगों के साथ क्या लगेगा, वाज लग जाएगा बस, और बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, वेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल वालों के साथ होगा, यहाँ पे सिंगुलर वालों के साथ होगा, ठीक है, ठीक। और शैल बी वाला एकदम क्लियर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शैल जहाँ पे आएगा सिर्फ और आई और वी के साथ लगाना है, बाकी के साथ क्या लगाना है, विल बी।
सेल किसके साथ लगेगा? केवल और केवल आई और वी के साथ। इसके अलावा दुनिया के किसी भी प्रोनाउन के साथ नहीं लगेगा, किसी भी नाम के साथ नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। और ये सब क्लियर है, यहाँ पे सेल है बी, आई और वी के साथ केवल लगेगा। विल हैव बाकी सबके साथ, सेल हैव बिन ये भी आई और वी के साथ। तो जहां सेल आया उसका मतलब जब भी आई और वी आएगा तभी क्या लगाना है हमको? सेल वाला लगाना है, अदरवाइज क्या लगाना है? विल। ठीक है, ठीक। अब इधर आ जाओ, इसमें देखो जब परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। ठीक है ना। अब हैज हैव किसके साथ? किसके साथ हैज लगाओगे, किसके साथ हैव लगाओगे? तो मेनली जितने भी सिंगुलर आएंगे, है ना, जितने भी सिंगुलर हैज और जितने भी प्लूरल आएंगे उन सबके साथ क्या लगा दोगे? उनके साथ हैव लगाओगे। हैड जितने भी हैं सबके साथ, भाई एक किट हो ये है, इसमें अलग अलग तो है नहीं, इसमें तो ऑप्शन थे ना किसके साथ हैज लगाना, किसके साथ हैव। लेकिन यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट वाले का हेल्पिंग वर्ब देखो, हैड है ना केवल केवल, तो सिंपल एक ही है, तो इसका मतलब इसमें सभी के साथ लगेगा। और ये वाला तो क्लियर हो गया, उसको हटा दो अभी। अब यहाँ पे फिर से हैज बिन हैव बिन किसके साथ लगाओगे? तो जिसके साथ हैज लग रहा था उसी के साथ हैज बिन लगेगा, और जिसके साथ हैव लग रहा था मतलब जिसके साथ हैव लग रहा था उसके साथ अब क्या लगेगा? हैव बिन। और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो सबके साथ लगेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है ही नहीं। ओके, एक सेकेंड रुक जाएंगे बस, थोड़ा समय चालू करो लाइट। चलिए अब देखिएगा, तो मेनली हम बात कर रहे थे कहाँ पे? हम बात कर रहे थे हाँ यहाँ पे, नहीं यहाँ पे भी बात हो गई थी, आई थिंक सब में हो गया है। ठीक है ना। तो क्लियरली आप ये समझेंगे कि ऊपर जितने हैं, जैसे यहाँ पे 3 वैरायटीज थी तो इनका पता होना चाहिए किसके साथ कौन लगेगा। इज एम आर किसके साथ लगेगा, यहाँ पे वाज वेयर किसके साथ लगेगा, इनका तो फिक्स है, सेल आई और वी के साथ लगेगा, बाकी किसी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है ना। ऐसे ही हैड का भी फिक्स है, सबके साथ लगेगा, हैड बिन का भी फिक्स है, सबके साथ लगेगा। तो बस ज़्यादा याद नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इज एम आर, वाज वेयर और हैज हैव का बस याद कर लेना बस। ठीक है ना, तो काम खत्म हो जाएगा आपका। अब कहानी यहाँ पे इन लोगों की हो जाती है डन। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इत्मीनान से इंडेफिनिट को। ठीक है ना, इंडेफिनिट को। और इंडेफिनिट को देखने का मतलब ये है कि आपका ये तीनों क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे 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 मैंने लिख दिया कि वह खाना खाया, ठीक है ना, वह खाना खाया था, नहीं ऐसे काम करते हैं, हाँ वह खाना खाता है, पहले सिंपल रखते हैं, वह खाना खाता है। क्या है लास्ट में? है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट है। और उसके पहले क्या लग गया है? था। क्या रहा आया है? नहीं। क्या चुका आया है? नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे तब? इंडेफिनिट होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई ये तीनों हमको पहचान में आना चाहिए। है इसके पहले रहा रही रहे नहीं आया हो, चुका चुकी चुके नहीं आया हो, तो हम सीधा ये मान लेंगे कि इसका मतलब ये क्या है? इंडेफिनिट है। ठीक है ना। इस चीज़ को हमारे माइंड में क्लियर रखना है। तो अब ये बात क्लियर हो जाने के बाद अब हम एक एक करके समझते हैं। देखिए इनमें तो कोई लोचा नहीं है, इनमें सब कुछ क्लियर है ना। इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं ध्यान से समझिएगा। और यहीं पे आपने समझ लिया तो उसके बाद पूरे टेंस में कहीं कॉम्प्लिकेशन है नहीं, क्योंकि ये तीनों की तीनों बहुत शांत है, बहुत आराम से चीज़ों को लेके चलते हैं। और देखिए कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है ना कि इसमें शुरुआत में ये कहेगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंसेस होते हैं 4 प्रकार के, यानी फर्दर इंडेफिनिट को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, परफेक्ट को भी 4 पार्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी 4 पार्ट में। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं? मतलब 4 सेंटेंसेस होंगे। एक होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा निगेटिव, फिर तीसरा होगा इंट्रोगेटिव और फिर होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब समझा रहा हूं मैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या है? मतलब इन सब का मतलब क्या है? यानी ऐसी बातें या ऐसा वाक्य जो कि सिंपली हो, मतलब साधारण हो, और जिसमें किसी भी काम के होने के बारे में बताया जा रहा है। निगेटिव जिसमें ये बताया जा रहा है काम नहीं हो रहा है। इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है काम के अबाउट, और जिसमें प्रश्न के साथ नहीं भी आ रहा है, यानी प्रश्न भी बोला जा रहा है और काम का नहीं होना भी बताया जा रहा है। ठीक है ना, यानी काम भी नहीं हो रहा है और प्रश्न भी आ गया। ठीक, इसमें सिंपल काम हो रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा है, इसमें प्रश्न पूछा गया काम को लेके। और इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब काम हो भी नहीं रहा है और उसके बाद भी हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। अब ये 4 इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे।
लेकिन इन सब में क्या था कि मैंने क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि इन चार मतलब ये 4 हो 10 हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब में ये इक्वल दिखाई देगा। मतलब अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, निगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की जो फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो अफर्मेटिव में भी रहेगी, निगेटिव में भी रहेगी, इंट्रोगेटिव में भी रहेगी और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी रहेगी। सेम व्यवस्था इन सब में है, सेम व्यवस्था इन सब में है, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसलिए ये, है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो इसके अफर्मेटिव में नो हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ये पहले ध्यान देंगे। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसके जगह पे इसने क्या किया है, एक अनोखा काम किया। अनोखा काम क्या किया है, ध्यान से समझिएगा। अनोखा काम ये किया है कि इसने हेल्पिंग वर्ब को हटा के ये बोल दिया कि एक्चुअल में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो बस वर्ब में क्या जोड़ देना, यस या ईएस। अब सिंगुलर का मतलब जैसे यही है, ही सी इट दिस दैट, और किसी लड़के का नाम या किसी लड़की का नाम, यही क्या है आपका सिंगुलर पोर्शन है, ठीक है ना। तो अगर सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या करेंगे हम लोग, यस या ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। बस इतना करना है और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं यूज करना है। अच्छा सर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तब कुछ नहीं, सिंपल वर्ब लिखो। अच्छा वर्ब भी कैसा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और यस यस बिल्कुल नहीं जोड़ना है। तो याद रखेंगे अफर्मेटिव का रूल ये है। अफर्मेटिव का रूल क्या है, अफर्मेटिव का रूल ये है कि अगर अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। बस ये देखो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे, बाकी और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अच्छा निगेटिव होगा तब, अच्छा नहीं पहले सब्जेक्ट को प्लूरल भी बना देते, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। बस एक स्पेशल इंडिकेशन है इसका, तो याद रखेंगे क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस कौन से में जोड़ेंगे, कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, केवल ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव आ गया तब तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा सर, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है ना, डू नॉट और डज नॉट। अब डू नॉट और डज नॉट किसके लिए होता है, देखिएगा ध्यान से। डू नॉट हम किसके लिए यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल, और जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया सिंगुलर, तब हम क्या यूज कर देंगे, डज नॉट। देखो यस या यस किसके साथ जुड़ता है, यस किसके साथ जुड़ता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे कर दी गई है, ओके। फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सर बिल्कुल यहाँ पे आराम से हो जाएगा, यहाँ पे सेम कहानी रहेगी, यानी भाई यहाँ पे निगेटिव है इसलिए नॉट आया है, बाकी यही डू डज इसमें भी चिपका देंगे, यही हेल्पिंग वर्ब इसमें भी रहेगा और यही हेल्पिंग वर्ब इसमें भी रहेगा, और इसके साथ साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यस या यस जैसा कुछ भी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या खेल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कितने सेंटेंसेस, 4। अगर अफर्मेटिव होगा तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और इसमें यस या यस जोड़ देना है, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू या डज नॉट, ठीक है ना, यानी डू और डज, उसके साथ क्या लगा देना है, नॉट। जैसे यहीं पे है देखिए, जैसे यहाँ पे भी अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट का निगेटिव आएगा, मतलब परफेक्ट के अंदर निगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या लगा देंगे, हैज के साथ नॉट, हैव के साथ नॉट, ठीक है ना। क्लियर है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो सिर्फ यही वाला अब लेके चलते जाना है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी। तो बस इतना सा बात आपको कहाँ पे याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक। अब आते हैं हम लोग पास्ट में। देखिए पास्ट की इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट का इंडेफिनिट भी सेम टाइप का खेल खेलता है, यानी यहाँ भी 4 टाइप की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसी, ठीक है ना। अब उसको भी देख लेते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है ये सब कुछ क्लियर है आपका, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, नहीं तो मैं उसको सही तरीके से नहीं समझा पाऊंगा। ये आप लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा पास्ट वाले में क्या होता है। मान लीजिए पास्ट के अंदर हम इंडेफिनिट अगर देख रहे हैं, चलो पूरा लिख दो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ भी 4 प्रकार मिलेंगे आपको, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। अगर अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, अफर्मेटिव है, तो इस केस में यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिलेगा।
तो क्वेश्चन आता है सिंपल बेसिस पे, जो बढ़िया से टेंस पढ़ते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिनके सेंटेंसेस के अंदर क्या नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। और इसमें क्या था, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब की क्या फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म। इकलौता मात्र पूरे टेंस के अंदर एक ऐसा सेंटेंसेस है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। बाकी कोई भी ऐसा सेंटेंस या टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, सर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, ये इकलौता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकेंड। लेकिन जो ही निगेटिव आएगा तुरंत क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, डिड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी तब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात खत्म। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में इतना याद रख लेंगे तो फिर पास्ट इंडेफिनिट आपको कभी दिक्कत नहीं प्रदान करेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखो यार, इसको पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया वह खाना खाया, यहाँ पे लास्ट में कहीं था नहीं लिखा है ना। अब आप ढूंढ रहे हो, था तो कहीं लिखा ही नहीं है, था थी थे लिखा भी नहीं होगा, और आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट का है। तो देखना जहाँ पे अगर था थी थे नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, है भी नहीं आया है, गागी गे भी नहीं आया है, तो आप तुरंत क्या पकड़ लोगे, ये किसका है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट है। तो वह खाना खाया, सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है, ये अफर्मेटिव है। ठीक है ना, अफर्मेटिव है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, बताओ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, यहीं पे ऐसे लिख देता कि वर्ब वह खाना नहीं खाया, वह खाना नहीं खाया। तो वह खाना नहीं खाया मतलब देखो, जब नहीं आ गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। नहीं का मतलब निगेटिव, यहाँ पे काम हो रहा है, वह खाना खाया तो अफर्मेटिव। ये कौन सा सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस भी यहीं से कनेक्ट कर लो, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। यहाँ पे नहीं आ गया तो निगेटिव। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताओ, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना। वर्ब है क्या बताओ तो, वर्ब इसमें कौन है सर, खाया। कौन है माने खाना, इट माने खाना होता है, तो यहाँ पे सिंपली इट लगेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगा, इट होता है ना, इट माने खाना होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, इट, इसकी सेकेंड फॉर्म इट। तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टेंस के अबाउट। ठीक है ना, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप जाके टेंस को आगे की ओर बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब ये आप सबसे पहले क्लियर कर लोगे, लेकिन अभी सर फ्यूचर बचा है। फ्यूचर तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, यही प्रॉब्लम ना, फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं हम। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर बहुत सीधा है, बहुत शानदार है। देखो फ्यूचर के लिए क्या है कि भैया सिंपल समझ लो कि यहाँ पे इंडेफिनिट हो, सॉरी इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कोई टेंशन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, शैल और विल, शैल और विल लगेगा। और वर्ब कैसी रहेगी, वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर एकदम ब्राइट है, ध्यान से देखिए। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लगेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म केवल लगेगी, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अफर्मेटिव में नहीं लगने वाला, जो भी नौटंकी है सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट याद रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। क्या होता है, बस एक स्पेशल क्या किया जाता है, स्पेशली क्या किया कर दिया जाता है कि वर्ब की सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है कि वहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है और वहां पे वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। बाकी फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ रहा है, तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगना स्टार्ट हो जाएगी, एंड डू या डज आ जाएगा। ओके, और ऐसे पास्ट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ रहा है, तो फिर क्या लग जाएगा, डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब अगेन फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये पूरी बातों को आप अपने माइंड में रख लेंगे। माइंड में रखने के बाद आप टेंस को बनाने का प्रयास करेंगे, पहचानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे खूब बढ़िया से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में ही पूरा हम लोग क्या कर लेंगे, टेंस खत्म कर देंगे। ठीक है ना। कल हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको टेंस खत्म करना है। अब टेंस पे जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको खत्म करना है। ओके, तो कल थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, इसलिए आज की क्लास को यहीं पेंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।